गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर लासा की ओर समझाने जा रही हूँ, जो राहुल संकृतायन के द्वारा रचित है। इसमें बताया है कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल संकृतायन का जन्म सन 1893 में जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के गांव पंदाह में हुआ। उसका मूल नाम था केदार पांडे, यानी कि लोग राहुल संकृतायन को केदार पांडे के नाम से जानते थे। उन्होंने काशी, आगरा तथा लाहौर से शिक्षा प्राप्त की और सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उन्हें लोग राहुल संकृतायन के नाम से पुकारने लगे। राहुल जी विविध भाषाओं के ज्ञाता थे, क्योंकि वे एक जगह नहीं रहते थे, वो इधर उधर घूमते रहते थे, इसलिए उन्हें अनेक प्रकार की भाषाओं का भी बहुत ज्ञान था। उन्हें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था, इसलिए उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल संकृतायन ने कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, यात्रा व्रत, जीवनी, आलोचना आदि विविध विधाओं में लेखन किया। उन्होंने अनेक प्राचीन ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार थीं। मेरे जीवन यात्रा 6 भागों में प्रकाशित की गई। दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र आदि। राहुल जी ने दर्शन, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विषयों पर भी विपुल लेखन किया। बहुत सारे लेखन लिखे और उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 150 के लगभग है। राहुल संकृतायन के साहित्य में जिंदा दिली और साहित्य के दर्शन होते हैं। महापंडित राहुल जी का भाषा पर घुमक्कड़ी का पूरा प्रभाव पड़ा। जैसा कि मैंने बताया कि वो घूमते रहते थे, इसलिए उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो गया था, तो इसका प्रभाव भी उनके ऊपर बहुत पड़ा। वे जहाँ की यात्रा करते, वहाँ के स्थानीय शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते। जहाँ पे वो यात्रा करने के लिए जाते, वहाँ के जो शब्द होते और वहाँ की जो भाषा होती, उन शब्दों और भाषाओं का वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने लगते। डाँड़ा, थोड़ला, छड़ जैसे तिब्बती शब्दों का प्रयोग दर्शनीय है। समान रूप से वे अपने यात्रा वृत्तांतों में सहज स्वाभाविक भाषा का व्यवहार करते हैं। अब मैं आपको चैप्टर के बारे में बताऊंगी कि इस चैप्टर में है क्या। लासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है, यानी कि जो लेखक है उसने जब वो लासा की ओर, यानी कि उसने जो यात्रा करी है नेपाल से तिब्बत जाने में, उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, उन सारी चीज़ों का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। तो इसमें राहुल संकृतायन ने सन 1929-30 में नेपाल से तिब्बत के जो कठिन रास्तों का रोमांचक वर्णन किया कि कितने कठिन रास्ते थे, वहाँ पर कैसी कैसी चीज़ें थी, उन सब का वर्णन इसमें किया है। नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल से तिब्बत आने जाने का मुख्य मार्ग है, यानी कि जो तिब्बत मार्ग है और नेपाल से तिब्बत आने जाने का मेन रास्ता यही है। भरी कलिंग पांड का रास्ता खुलने से पहले भारत का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था, यानी कि पहले जब रास्ता खुला तो जो व्यापार का काम चलता था, लोगों के आने जाने का रास्ता भी यही था। और यहाँ सैनिक मार्ग भी था और लोग यहाँ पर सैनिक भी आते जाते थे इसी रास्ते से। आज भी इस पर अनेक चौकियाँ तथा किले बने हुए। आज भी इस रास्ते में बहुत सारी चौकियाँ और किले हैं। कभी यहाँ पर चीनी सैनिक रहा करते थे और आज वहाँ पर फौजी मकान गिर चुके हैं और बहुत सारे किसानों ने वहाँ पर अपना डेरा जमाया हुआ है। तिब्बत के जीवन में अनेक आराम तथा कठिनाइयाँ, उन लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। यहाँ जाति पाति और छुआछूत नहीं है, औरतें पर्दा भी नहीं करती। निम्न श्रेणी के जो बहुत ज़्यादा गरीब भिखमंगे होते हैं, उन्हें छोड़कर घर में किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति होती है। वो घर के अंदर तक आ सकते हैं और घर की सास या बहू के से कह सकते हैं कि उनके लिए चाय बना लाती हैं। वो मतलब चाय बना सकती हैं या वो अपना सामान देकर उनसे चाय बनवा सकते हैं। वो कोई भी व्यक्ति उनके घर आ सकता है, केवल निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़ के। वहाँ चाय, मक्खन, सोडा, नमक मिलाकर और चौड़ी में कूटकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में परोसी जाती है। जैसे मिट्टी का टोटीदार बर्तन होता है ना, कुल्हड़ जैसा,
उसमें टोटी लगी होती, ऐसे बर्तनों में उनको चाय परोसी जाती है। लेखक जब चीनी किलों को छोड़कर आगे चला तो एक आदमी उनसे राहदारी मांगने आया। राहदारी यानी कि यात्रा करने का कर उनसे मांगने आया। जब हम लोग कभी यात्रा करते हैं तो उनसे टोल टैक्स वगैरह लिया जाता है ना, तो वही कर मांगने के लिए वो आगे आया। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति की चिट्ठें उसे दे दी, यानी कि चिट्ठें यानी कि अपनी और सुमति की रसीदें उन्हें दे दी। सुमति की जान पहचान के कारण उसे थोंडला के आखिरी गांव में ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। सुमति की वहां पर बहुत सारी जान पहचान थी, जिसके कारण उन्हें थोंडला के आखिरी गांव में ठहरने की अच्छी जगह मिली। और पिछली बार जब वे घोड़े पर सवार होकर वहां आए थे तो उन्हें एक गरीब झोपड़ी में ठहरना पड़ा था। इस बार वे भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे थे। ठाड़े तिब्बत के खतरनाक स्थल है, यानी कि ठाड़े जो है जगह वो तिब्बत का सबसे खतरनाक जगह है। ये 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि ज़मीन से 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। और इसलिए उनके दोनों तरफ मीलों तक गांव नहीं है, मतलब कहीं आसपास कोई गांव दिखाई नहीं देता। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कारण यहाँ आदमी दिखाई नहीं देते, यानी कि बड़ी बड़ी नदियाँ बनी हुई हैं और जिसके मोड़ और पहाड़ों के कारण वहाँ पे कोई दिखता नहीं है। और डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है, यानी कि वहाँ पर डाकू आराम से छिप जाते हैं और वहाँ पर कोई पुलिस पर भी खर्च नहीं करता। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो डाकू होते हैं और अगर वहाँ पर कोई आदमी निकलता है तो डाकू लोग उसे लूट लेते हैं और उसको मार डालते हैं और उसका सामान ले लेते हैं। उसके मारने के बाद ही उसके सामान की तलाशी लेते हैं, नहीं तो उन्हें भी डर लगता कि ऐसा ना वो यात्री हमें मार दे, इसलिए वहाँ पर खून आसानी से हो जाते हैं। डाकू पहले आदमी को मार डालते हैं, फिर माल लूटते हैं। और कारण यह है कि लोग लाठी की जगह बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते हैं, यानी कि वहाँ पर मतलब हथियारों का कानून वो था कि मतलब लोग हथियार लेकर चला करते थे, क्योंकि वहाँ पर कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी। लेखक और सुमति भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे हैं, और जो लेखक है और सुमति है वो भिखमंगों के वेश में डाकुओं से खतरा नहीं है, क्योंकि जो डाकू होते हैं वो यात्रियों को देख के लूटा करते थे। लेकिन जब ये लोग भिखमंगों के वेश में घूमते हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो जब ये देखते हैं कि डाकू आ रहे हैं या डाकू का खतरा दिखाई दे रहा है, तो ये अपनी टोपी उतार कर भीख मांगने लगते हैं ताकि ये लोग डाकुओं से बच सकें। अगले दिन उन्हें 16-17 मील की ऊंचाई चढ़कर लंडकौर पहुंचना था, यानी कि दूसरे दिन उन्हें 16-17 फीट मील की ऊंचाई तय करनी थी और लंडकौर पहुंचना था। इसलिए उन्होंने घोड़ा कर लिया, मतलब इसलिए उन्होंने क्या किया कि घोड़े की सवारी कर ली और दोपहर के समय वे ठाड़े पर पहुंचे। और दोपहर के समय वो ठाड़े पहुंच गए। 17-18 हज़ार फुट की ऊंचाई थी। दाहिनी तरफ हिमालय की हजारों बर्फीली चोटियां थी, मतलब दाहिनी तरफ हिमालय के बहुत बर्फीले पहाड़ थे। और भीटे यानी कि उत्तर की तरफ वाले पहाड़ बिल्कुल खाली थे। जो उत्तर की तरफ पहाड़ बने हुए थे वो बिल्कुल खाली थे, ना उसमें कोई बर्फ़ थी ना कोई हरियाली थी, बिल्कुल खाली थे, सूने थे। सर्वोच्च स्थान पर ठाड़े के देवता का स्थान था, यानी कि सबसे ऊंचे स्थान पर ठाड़े के जो देवता थे उनका स्थान था, जिसे पत्थरों, सींगों तथा रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। अब उतराई आ गई। अब इन लोगों के उतरने की बारी आई। लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था। जो लेखक का घोड़ा था वो बहुत थका हुआ था और वो धीमे धीमे चल रहा था। लेखक उसे आगे चलने को कहता तो वह पिछड़ जाता। लेखक उसे आगे चलाने की कोशिश करता तो वो और धीमा हो जाता। आगे 2 रास्ते जाते थे। लेखक बाएं रास्ते की पर चल पड़ा, मतलब उसे जाना था दाएं रास्ते में, लेकिन लेखक का जो घोड़ा था वो बाएं रास्ते की तरफ चल पड़ा। 1.5 मील चलने के बाद पता चला कि वह रास्ता भटक गया है। वह फिर से वापस आया। शाम के 4-5 बज गए थे। सुमति उसका इंतजार कर रहा था। वह गुस्से में था, यानी कि वह मंगोल था। मंगोल यानी कि लाल मुंह वाला था, और गुस्से से उसका जो मुंह था वो लाल हो रहा था। वो बोलने लगा उससे कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। लेखक ने अपनी मजबूरी बताई कि वह शांत हो गया। लेखक ने बताया कि उसका घोड़ा है वो गलत रास्ते पर चला गया था, जिसके कारण मैं रास्ता भटक गया था। तो ये सब सुन के, ये मजबूरी सुन के वो शांत हो गया। लंडकौर में वे एक अच्छी जगह ठहरे। उन्हें चाय, सत्तू और गर्मा गर्म थुपका खाने को मिला। सत्तू जानते हो ना बेटा, जो चने को भूंज के बनाया जाता है तो उससे सत्तू कहते हैं। और थुपका भी एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है जो लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब वे तिंडरी के विशाल मैदान में थे। अब वो
ये सारी चीज़ों करने के बाद वो तिंडरी के विशाल मैदान में पहुंच गए। उसके चारों ओर पहाड़ियाँ थीं। विशाल मैदान के भीतर भी एक पहाड़ी थी और विशाल मैदान जो थे उसके अंदर भी एक पहाड़ी थी जिसका नाम था तिंडरी समाधि गिरी। उसके आसपास अनेक गांव थे और उस समाधि गिरी के आसपास बहुत सारे गांव थे जिनमें सुमति के यजमान रहते थे। यजमान यानी कि जो पंडित होते हैं और उनके जो बंधे हुए घर होते हैं उन्हें लोग यजमान यानी कि जिनके घर अतिथि ठहरता है यानी कि यजमान कहते हैं। सुमति सब जगह जाना चाहते थे। जो सुमति थे वो सोच रहे थे कि हम सारे अपने यजमानों के घर जाएं ताकि उन्हें गंडे पहुंचा सके। गंडा यानी कि या तो कपड़े की पतली पतली पट्टियों को निकाल कर बनाया गया या फिर धागे में गांठें लगाकर बनाया हुआ गंडा कहलाता है। गंडे पतली पतली चिरी बत्तियों से बनते थे। गंडे खत्म हो जाने पर वे और कपड़ों के नए गंडे बना लेते थे। जब उनके यजमानों के घर गंडे देने में ख़त्म हो जाते तो वो और गंडे बना लेते। लेखक ने सुमति को दूर दूर के गांव में न जाने के लिए राजी कर लिया। लेखक ने सुमति से कहा कि तुम ऐसा करो, दूर दूर के गांव में मत जाओ, क्योंकि अगर तुम जाओगे तो कम से कम 1 हफ्ते से पहले नहीं आओगे। तो इसलिए उसने मना कर दिया कि तुम दूर के गांव में मत जाओ। अगले दिन लेखक और सुमति सुबह 10-11 बजे चले। मतलब दूसरे दिन लेखक और सुमति 10-11 बजे के समय में चलने लगे। धूप बहुत ज़्यादा तेज थी। दिन में 2 बजे धूप के कारण माथा जलता था। दोपहर में जब 2 बजे थे तो इतनी तेज़ धूप थी कि उससे माथा जल रहा था और पीछे का कंधा था वो बर्फ़ से ठंडा हो रहा था और पीछे से बर्फीली यानी कि हिमालय की बर्फीली ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। धूप से बचने के लिए सिर पर मोटा कपड़ा करना पड़ता था, यानी कि धूप से बचने के लिए उन्हें अपने सिर पर मोटा कपड़ा डालना पड़ता था। तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरों में बटी थी। जो तिब्बत की जो ज़मीन थी वो छोटे और बड़े जागीरों यानी कि जागीर के जो मालिक थे उनमें बटी हुई थी। इन जागीरों का काफ़ी हिस्सा मठों के हाथ में था, यानी कि इन जागीर थे जो जागीरदार के जो मालिक थे वो अपने ज़मीन का बहुत सारा हिस्सा मठों के हाथों में दिए हुए थे और वही जो भिक्षु लोग होते थे वही उन जागीरों की देखभाल करते थे। हर जागीरदार बेगार मजदूरों से खेती कराता था। बेगार यानी कि बिना मेहनताना लिए काम करने वाला मजदूर, बिना कुछ मेहनत के दिए काम करवाने वाले मजदूरों से वो लोग मजदूरी यानी खेती का काम करवाते थे। खेती का प्रबंध करने के लिए कोई भिक्षु आता था, यानी कि उसकी देखभाल करने के लिए कोई भिक्षु आता था जिसे राजा के समान आदर मिलता था। लोग जिसे राजा के समान मानते थे। लेखक और सुमति शेखर बिहार पहुँचे। लेखक और सुमति अब शेखर बिहार पहुँच गए हैं। उसका मुखिया जो है वो भिक्षु नमसे भद्र पुरुष था, यानी कि मंगोल भिक्षु जो होते हैं वो सबसे बड़ा भद्र पुरुष था। यद्यपि लेखक का वेश भिखमंगों सा था, लेकिन जो लेखक का जो वेशभूषा थी वो बिल्कुल भिखमंगों सी दिखाई दे रही थी। फिर भी वे उन्हें बड़े प्रेम से मिलते, फिर भी वो उनको बड़ा प्रेम और सम्मान करते। यहाँ एक बौद्ध मंदिर था। यहाँ पर एक बौद्ध मंदिर भी दिखाई दिया जिसमें कंजूर यानी कि बुद्ध वचन अनुवाद, यानी कि बौद्ध द्वारा हस्तलिखित पोथियाँ यानी कि कंजूर कहते हैं उन्हें। तो 103 हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई थीं। वहीं लेखक ने आसन जमाया। पोथियाँ मोटे मोटे अक्षरों में लिखी थीं। एक एक पोथी कम से कम 15-15 शेर की रही होगी। लेखक उन पुस्तकों में रम गया। सुमति ने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। जब सुमति ने लेखक से पूछा कि मैं अपने यजमानों के पास चला जाऊं, तो लेखक उन पोथियों को पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने जाने की अनुमति दे दी कि ठीक है तुम जाओ। अगले दिन वे भिक्षु नमसे विदाई लेकर चल दिए। अगले दिन उन्होंने वो जो भिक्षु नमसे थे, मतलब बौद्ध भिक्षुओं के जो सबसे बड़े नमसे थे, उनसे विदाई ली और वो चल दिए। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।